को वो इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़िया रह सकते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर सुमित जी को, तो अपनी वो यूनिट पीपीटी अपनी प्रेजेंट करेंगे और दूसरों के साथ शेयर करेंगे अपनी नॉलेज। ओवर टू यू सुमित जी। थैंक यू जतिन जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित मिश्रा। मेरा एमबीबीएस हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर से और फिर एमडी हुआ है एनेस्थीसिया में औरंगाबाद से। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट टॉक में एनीमिया जो सबसे कॉमन चीज़ है अपने इंडिया में, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो एनीमिया क्या रहता है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पहले देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एनीमिया क्या है। बाद में उसके कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं। फिर उसके कारण क्या हो सकते हैं कि एनीमिया किस वजह से होता है। फिर उसके साइन सिम्टम मतलब उसकी लक्षणें क्या दिखेंगी पेशेंट में, वो देखे बताऊंगा। फिर क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जांच करनी पड़ती है अगर पेशेंट को एनीमिया हो तो। और फिर उसके रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और कैसे उसको प्रिवेंट करना इम्पोर्टेंट है, वो भी चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरी स्क्रीन से दिख रही है क्या सबको? जी सुमित देख जी, दिख रही है आपकी स्क्रीन। हाँ, थैंक यू। तो सबसे पहले तो एनीमिया क्या रहता है, डेफिनेशन जो है। जो एनीमिया जो है मतलब कि एनीमिया, एन मतलब विदाउट, एमिया मतलब ब्लड, मतलब अपने बॉडी में जो खून की जो मात्रा है वो कम हो जाना, या इसकी वजह या हीमोग्लोबिन जो रहता है उसका कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में कम होना, उसको बोलते हैं एनीमिया। तो उसमें जो नॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन काउंट जो रहता है अपने बॉडी में डिफरेंट एज में डिफरेंट रहता है। और जैसा अडल्ट मेल में जो है हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 13 से ऊपर रहा तो ग्राम पर डिसिलीटर के मापने का वैल्यू है, तो उसको अडल्ट मेल में 13 के ऊपर नॉर्मल कहा जाता है। बाद में जो अडल्ट फीमेल जो है हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन 12 के ऊपर रहा तो वो नॉर्मल कहा जाता है। और प्रेग्नेंट वुमेन जो है, प्रेग्नेंट फीमेल जो है, उनमें ऐसा होता है कि जैसे-जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उसका हीमो आरबीसी का जो वॉल्यूम है और प्लाज्मा रहता है अपने बॉडी में, ब्लड ब्लड वॉल्यूम रहता है, एक प्लाज्मा वॉल्यूम रहता है। तो ब्लड का वॉल्यूम 35% बढ़ता है और प्लाज्मा का वॉल्यूम 55% बढ़ता है, और इसकी वजह से हीमोडाइल्यूशन होता है, जो मतलब कि प्लाज्मा ज़्यादा बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम अदर वॉल्यूम बढ़ता है। तो उसकी वजह से उनमें हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तो फिर प्रेग्नेंट फीमेल में हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू 11 से ऊपर है मतलब कि नॉर्मल है। फिर बाद में कि अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन कैसे तैयार होता है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज रहती है। तो बॉडी में जो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन मतलब इरिथ्रोपोइटिन जो है रहता है। तो किडनी में एक हार्मोन रहता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रहता है। तो उसकी वजह से फिर आरबीसी का निर्मित आरबीसी तैयार हो जाते हैं। तो वो उस वहां से आरबीसी तैयार हो जाते हैं, मतलब रेड ब्लड सेल्स। बाद में जो अपने जो लॉन्ग बोन्स रहते हैं जैसे कि फीमर बोल सकते हैं, टिबिया वगैरह, ऐसे लॉन्ग ह्यूमरस अपर लिम्ब के अपर हाथ के ह्यूमरस वगैरह बोन रहते हैं। तो जो लॉन्ग बोन रहते हैं उसके एंड में बोन मैरो रहता है। तो जो बोन मैरो रहता है वहां पे भी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वहां पे भी तैयार होते हैं। तो वैसे फिर आरबीसी तैयार हो जाते हैं, फिर वो आरबीसी तैयार होने के बाद वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं और हार्ट के 50 की तरफ जाते हैं, फिर वो अदर आर्गन को भी सप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से जब जितना ज़्यादा बॉडी में आरबीसी रहेगा, ब्लड वॉल्यूम रहेगा, ब्लड रहेगा, तो उसके साथ ऑक्सीजन भी कैरी कर सकता है। ऑक्सीजन इसलिए फिर बॉडी के अदर पार्ट को भी जो है जैसे ब्रेन को भी ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई की कंटिन्यू ज़रूरत रहती है। तो वो वैसे सप्लाई हो जाता है और उसकी वजह से ब्रेन अच्छे से फंक्शन करता है। बाद में अपना लीवर है, किडनी है, ऐसे डिफरेंट ऑर्गन को सप्लाई जाता है, मसल्स को। अब जैसे अपन एक्सरसाइज करते हैं तो तब अपने बॉडी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ब्लड सप्लाई की ज़रूरत लगती है। जो ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं जैसे चलते टाइम अपने लोअर जो बॉडी है पैर की तरफ ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा होता है।
एक्सरसाइज करते समय जो मसल अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं उधर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आरबीसी भी और ऑक्सीजन के भी ब्लड सप्लाई होता है। तो फिर उसमें क्लासिफिकेशन जो है, ये पैथोफिजियोलॉजी वैसे कि आरबीसी जब अगर बॉडी में कम हो गए तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन की कमतरता हो जाएगी कम, और उसकी वजह से हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन कम हो जाना अपने टिश्यू में, सेल्स में, तो उसकी वजह से पेशेंट को फिर साइन सिम्टम दिखने लगेंगे। तो वो आगे बताने वाला हूँ। तो वही नॉर्मल वैल्यू जो है अडल्ट मेल में बताया कि 13 से ऊपर रहा तो नॉर्मल है, वुमेन में 12 से ऊपर रहा तो नॉर्मल है, और प्रेग्नेंट वुमन में 11 से ऊपर, और अडल्ट इन्फेंट चिल्ड्रन में अकॉर्डिंग टू एज डिफरेंट रहता है। फिर क्लासिफिकेशन जो एनीमिया का है वो ऑन द बेसिस ऑफ कॉज मतलब उसका कारण क्या है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और एक आरबीसी का स्ट्रक्चर रहता है उसके अकॉर्डिंग भी उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे कि कॉज मतलब कि क्या मतलब कि अगर बॉडी में खून ज्यादा बह रहा है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं खून बहने के, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे खून ज्यादा बह सकता है। फिर अगर जैसे कि एडोलेसेंट मतलब कि ग्रोइंग एज में जब फीमेल है तो उसमें जो पीरियड रहते हैं वो इरेगुलर आ सकते हैं उस टाइम पे, कभी ज्यादा खून बहने की वजह से भी उनमें भी एनीमिया हो सकता है। किसी को कुछ इन्फेक्शन हुआ पेट का वगैरह, तो वहां पे बॉडी का जो आयरन रहते हैं लो रहता है उसका अब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से फिर एनीमिया हो सकता है। तो वही इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल, जो प्रोडक्शन है आरबीसी का वो बराबर नहीं हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जैसे पेट में आयरन का एब्सॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है अपने बॉडी में, स्टमक रहता है, फिर लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे अलग अलग पार्ट रहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन का और मैक्सिमम जो अपन डाइट में लेते हैं उसका एब्सॉर्प्शन होता है, लेकिन वो बराबर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से फिर आरबीसी भी तैयार नहीं हो रहे हैं, जो बॉडी के अदर स्ट्रक्चर को जरूरत है वो नहीं हो रहा है। बाद में ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, मतलब रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कि जो अपने रेड ब्लड सेल्स रहते हैं उसका जो लाइफ स्पैन रहता है, हर हर चीज के लाइफ स्पैन रहता है, वैसे भी आरबीसी का भी लाइफ स्पैन रहता है, वो 120 दिन का रहता है। लेकिन ऐसा होता है कि उसमें कि वो पहले ही नष्ट हो जाते हैं, वो पूरे 120 दिन पूरे ही नहीं करते, तो ऐसे कुछ जेनेटिक रीजन हो सकते हैं या हेरिडिटरी बोल सकते हैं जो बचपन से हो रहते हैं, या कुछ खुद की बॉडी नष्ट करती है जिसको ऑटोमिन डिसऑर्डर बोलते हैं, कि अपने खुद की बॉडी खुद को सेल को मारती है, दैट इज ऑटोमिन रहता है, तो ऐसे कुछ चीजों में हो सकता है। बाद में आता है कि उसके मॉर्फोलॉजी मतलब आरबीसी का स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर क्लासिफिकेशन किया, जैसे नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल रहा तो माइक्रो मतलब आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कम छोटा रहा या बड़ा रहा तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। फिर आता है कि उसके कॉजेस क्या हो सकते हैं। वैसे जैसे दूसरे टाइप्स ऑफ एनीमिया जैसे बोल सकते हैं अपन, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया मतलब कि लोह अपने को जरूरत है बॉडी में उसकी अ, मात्रा कम होने में, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट अपने को आयरन जो है जो ग्रीन वेजिटेबल्स रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिलता है। बाद में नॉन वेजिटेरियन जो फूड्स है जैसे कि दही दूध दही अंडी मांस मटन मच्छी उसमें भी आयरन ज्यादा रहता है। तो ये सब चीजें अगर अपने डाइट में इम्प्रॉपर डाइट रहा तो उसकी वजह से भी आयरन डिफिशिएंसी हो सकता है। और बाद में जो प्रेग्नेंट वुमन है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस ज्यादा रह सकता है, या जो ग्रोइंग एज रहती है एडोलेसेंट एज बोल सकते हैं उसको, तो उनमें ज्यादा डिमांड ज्यादा रहती है और सप्लाई कम हो जाता है डाइट में, और इसकी वजह से फिर डिफिशिएंसी होता है। और ये मोस्ट कॉमन जो अपने इंडियन पॉपुलेशन और वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो है वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। और प्रेग्नेंट वुमन में हर एक पेशेंट में आयरन की कमतरता रहती है। बाद में आता है जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब कि क्या होता है कि बॉडी में अलग अलग विटामिन रहते हैं, विटामिन बी 1 से लेकर विटामिन बी 12 तक रहते हैं, तो जैसे ही अपने बॉडी में विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड इनकी मात्रा कम हो जाती है, तो ये विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड कहाँ से मिलते हैं, मोस्टली जो है अपने
जो ये दूध, दही, अंडे इनमें से और जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है इनसे से ज़्यादा विटामिन B12 मिलता है, ये फॉलिक एसिड मिलता है। तो ये जो अपने ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये जो अपने नर्व्स रहते हैं, तो ये नर्व्स को डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। डीएनए अपने बॉडी में सेल्स रहते हैं और सेल्स के अंदर डीएनए रहता है, छोटा सा डीएनए रहता है जो सब अपने बॉडी को ऑर्गेनाइज करके रखता है। तो वो प्रोटीन के लिए डीएनए रिक्वायरमेंट रहता है, हर चीज के लिए डीएनए रखता है बॉडी के स्ट्रक्चर में, न्यूक्लियस में डीएनए रहता है। तो वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो नर्व को जनरेट करता है और उसके वजह से फिर कॉम्प्लिकेशन, खास करके जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है दिया जाता है विटामिन B12 फॉलिक एसिड, क्योंकि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो रहते हैं, बच्चे को न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड कुछ डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, बाद में बच्चा अच्छे से चलना होना चाहिए, बच्चे कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए, इसलिए ये विटामिन B12 इंपॉर्टेंट रहता है। फिर बाद में आता है कि वही रेड बोन मैरो प्रोडक्शन अबनॉर्मल आ उसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन अबनॉर्मल हो जाता है। मोस्टली जो एग्जांपल कैंसर ड्रग्स है, इसकी वजह से भी विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकती है। बाद में पर्निशियस एनीमिया करके है कि जहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होती है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहता है वो कम रहता है, उसकी वजह से फिर बाद में हेमोरेजिक एनीमिया, मतलब कि खून ज्यादा बहना, इससे अभी कैसे अल्सर हो जाते हैं, ब्लीडिंग अल्सर, स्टमक अल्सर रहते हैं, ये सब चीजें कैसे होती है कि अगर ज्यादा इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। कुछ ज्यादा ड्रग्स ले, जैसे ये अपने पेन किलर ज्यादा लेने की वजह से होता है कि ब्लीडिंग अल्सर तैयार हो जाते हैं अपने पेट में, स्टमक अल्सर बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होने के उसकी वजह से ज्यादा खून बह सकता है, या अपने यूरिन से अगर कैंसर वगैरह कुछ हुआ है तो अपना किडनी का या ब्लैडर का, तो उसकी वजह से भी अपनी हेमेचूरिया बोलते हैं, और उससे ज्यादा खून बहने की वजह से भी हेमोरेजिक एनीमिया हो सकता है, या ट्रोमा एक रीजन हो सकता है जो एक्सीडेंट की वजह से। फिर हेमोलाइटिक एनीमिया मतलब कि कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जैसे सिकल सेल एनीमिया, एक थैलेसीमिया हो गया, ये जो अपने जो विदर्भ नागपुर एरिया में जो है कॉमन सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, वो जो बाइकॉनकेव शेप रहता है उसका सिकल सेल टाइप हो जाता है, मतलब कि शेप चेंज होने की वजह से उसका ब्लड सप्लाई प्रॉपर अदर ऑर्गन को नहीं होता है, और आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन के पहले ही नष्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर बॉडी का ऑर्गन को सप्लाई नहीं होता है और ह्यूमोलाइसिस हो जाता है, फिर उसकी वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस, उसको पेन वगैरह बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पेन होने लगता है पेशेंट को। फिर बाद में उसके रीजन भी हो सकते हैं कि पैरासाइट्स कुछ, मतलब कि अब जैसे बैक्टीरिया वायरसेस रहते अपने, मतलब इन्फेक्शन, अलग अलग इन्फेक्शन रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया रहते हैं, वायरसेस रहते, पैरासाइट्स रहते हैं, और कुछ टॉक्सिन्स जो रहते हैं बाहर से कुछ लेते हैं अपन, टॉक्सिन्स वो भी हो सकते हैं, और अपने अंदर कुछ एंटीबॉडीज तैयार होती है तो खुद खुद की एंटीबॉडी मारते हैं, ऐसी कुछ चीजें रहती है, दैट इज बाद में अप्लास्टिक एनीमिया एक रहता है कि उसमें जो वो बोन आरबीसी को सिंथेसिस करने के लिए बोन मैरो इम्पोर्टेंट रहता है, जो लॉन्ग बोन में बोन मैरो तैयार रहता है, तो उसमें ऐसा होता है कि बोन मैरो ही डिस्ट्रक्शन होता है, खुद उसकी बॉडी खुद बोन मैरो को मारती है, और उसकी वजह से बोन मैरो तैयार हो, आरबीसी तैयार नहीं होते, और उसकी वजह से उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कमी रहती है। उसके और उसके रीजन हो सकते हैं कि कुछ टॉक्सिन्स, कुछ रेडिएशन की वजह, रेडिएशन भी एक रीजन है कि उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। फिर इम्पोर्टेंट जो है इसमें कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर कौन से एज ग्रुप में ये ज्यादा होता है, कौन से पॉपुलेशन में ज्यादा होता है, तो ये जो है पुअर सोशो इकोनॉमिक क्लास, मतलब कि जो सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, उनको एजुकेशन नहीं रहता हेल्थ के बारे, हेल्थ के बारे में, तो वो उनका डाइट प्लान नहीं रहता बराबर, कैसे खाना टाइम पे नहीं रहता, तो उनके एज ग्रुप, उनके पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा ये एनीमिया दिखाई देता है। और बाद में मल्टीपैरिटी, मतलब कि ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी जो रहती है, प्रेगनेंसी ज्यादा से ज्यादा मिनिमम 2 ठीक है, लेकिन अगर 3 4 और उनके गैप जो है प्रेगनेंसी का, वो 1 साल, 1 से 2 साल के अंदर ही हो रहा है, तो वो क्या होता है कि जो डिमांड ज्यादा बढ़ रही है फिर से, और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ज्यादा आ रहे हैं उनके बॉडी में, क्योंकि बॉडी को एडेप्टेशन होने के लिए टाइम लगता है, हर चीज को थोड़ा पूरे से बॉडी को रिप्लेनिश रिप्लेनिश होने के लिए, लेकिन वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही है,
और उसकी वजह से फिर और उसको जो बच्चा पहला बच्चा है उसको भी दूध पिलाना है, ये सब चीज़ें रहती है। तो उसको बॉडी में डिमांड बढ़ रही है लेकिन सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है और उसकी वजह से और एनीमिया रिस्क फैक्टर ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर अर्ली प्रेग्ने मतलब टीनेज एज में प्रेग्नेंस होना मतलब 18 साल या जो कि 18 साल 20 साल में, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव एज रहती है, उनकी ग्रोइंग एज रहती है, पहले से उनको डिमांड ज़्यादा रहता है जो डाइट में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन का, सब चीज़ का। और उसी टाइम प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको भी ज़रूरत डिमांड ज़्यादा है और फिर प्रेग्नेंट होने के बाद जो बेबी रहता है, जो fetus रहता है, उसको भी ज़रूरत डिमांड बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से वो डाइट मेंटेन नहीं होता और उसकी वजह से और रिस्क बढ़ जाता है। फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो है वही पीरियड जो है फीमेल में वो इरेगुलर आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी उसकी वजह से कभी-कभी ज़्यादा खून बह रहा है। तो ये सब चीज़ें रहती है। तो वही इंक्रीज रिक्वायरमेंट कब बढ़ता है जब फीमेल मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल है, प्रेग्नेंट में है, लैक्टेटिंग मदर है, जैसे कि मदर प्रेग्नेंट मतलब ब्रेस्ट फीडिंग पे चल रही है, डिलीवरी हो गई और मदर बेबी को फीड दे रही है, तो उस टाइम पे कैसा होता है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ती है क्योंकि बेबी पूरा जो है 6 मंथ मदर पे ही डिपेंड रहता है और अगर मदर की डाइट में अगर ये जब विटामिन नहीं रहे तो वो बेबी भी मालन्यूरिश बन सकता है, उसमें भी एनीमिया वगैरह दिख सकता है। ये सब चीज़ें रहती है। फिर रिक्वायरमेंट इन्फेंट्स वगैरह जो है उनमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। तो फिर लॉस ज़्यादा हो गया, जीआई ब्लीडिंग वही बोला, अल्सर वगैरह हो गई है, मेनोरेजिया मतलब कि ज़्यादा पीरियड के टाइम पे ज़्यादा खून बहना, मैचूरिया मतलब खून यूरिन में से ज़्यादा बजाना, ये सब चीज़ें हो गई। तो इनकी वजह से इन्फेक्शन बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है। जैसे कि बॉडी में जो अपने जो है हुकवर्म इन्फेक्शन रहता है, उसको प्रिवेंट करने जो बॉडी में होता है तो उसकी वजह से क्या आयरन का एब्सॉर्प्शन बंद हो जाता है। तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए फिर मेडिकेशन, ट्रीटमेंट ये सब चीज़ें चालू करनी पड़ती है। जैसे कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो उसको टैबलेट अल्बेंडाजोल करके टैबलेट है जो वॉर्म के इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि पेट के जो भी जंतु है वो मर जाते हैं और बॉडी में आयरन, विटामिन सब चीज़ों का एब्सॉर्प्शन अच्छे से हो जाता है और ठीक है। फिर इनटेक कम हो रहा है, डाइट प्लान बराबर नहीं है पेशेंट का, वेजिटेरियन डाइट नहीं है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, ये सब चीजें रहती है। फिर बाद में अगर पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम दिखेंगे, अगर बॉडी में आरबीसी कम है, रेड ब्लड सेल्स अपने बॉडी में, वैसे ब्लड अपना ब्लड जो है मैक्सिमम अपने बॉडी ब्लड वॉल्यूम से बने हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ब्लड वॉल्यूम और प्लाज्मा वॉल्यूम रहता है, तो मैक्सिमम अपने बॉडी में वाटर इनटेक ज्यादा है। तो वैसे ही अपने बॉडी में एक रेड ब्लड सेल रहता है, एक व्हाइट ब्लड सेल्स रहता है और फिर प्लेटलेट रहते हैं, तो मतलब कि एक लाल पेशी रहती है, एक व्हाइट पेशी रहती है। तो अगर लाल पेशी कम हो गई तो खून की मात्रा कम हो गई और फिर व्हाइट पेशी क्या है, व्हाइट पेशी मतलब कि अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुआ तो अ, वो भी व्हाइट ब्लड सेल जो रहते हैं वो पांढरी पेशी बोलते हैं उसको, तो वो बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से वगैरह बॉडी में, इन्फेक्शन, कैंसर ऐसी कुछ चीज़ों में। तो फिर अभी आरबीसी का जो है रेड ब्लड सेल अपने बॉडी में कम हो गए और खून की मात्रा कम हो गई, तो उसकी वजह से क्या-क्या सिम्पटम्स दिख सकते हैं, क्या-क्या लक्षणें पेशेंट में दिख सकती है। तो पेशेंट को तो ऐसे थकवे जैसे लगेगा, जल्दी थक जाएगा पेशेंट, उसके अंदर अंदर एनर्जी नहीं रहेगी और उसकी वजह से जैसे कि हार्ट जो है अपना, वो मैक्सिमम अदर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है। तो वो उसके उसको भी ब्लड हार्ट में ही ब्लड की मात्रा कम है, तो वो दूसरों को अदर बॉडी के ऑर्गन को भी उतना ब्लड सप्लाई उसको करना जरूरी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा और उसकी वजह से अपना हार्ट बीट बढ़ने लगता है और उसको और एक्सरसाइज के टाइम पे और ज्यादा बढ़ता है और उसको जो जल्दी थक जाता है और उसको पाल्पिटेशन वगैरह अपन बोल सकते हैं। फिर उसको उसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो उसको वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, थोड़ा सा भी चलने पे दम लगेगा। फिर बाद में उसका ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा और ब्रेन को ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसका कंसंट्रेशन नहीं लग सकता है। उसको बाद में प्रॉब्लम हो सकता है कि हेडेक सर दर्द ये सब चीजें रहती है, चक्कर जैसी चीजें आएगी। तो बाद में अपने बॉडी में उसकी बॉडी जो है पेल हो जाएगी, मतलब पूरी व्हाइट व्हाइट दिखने लगेगी
उसके जो अदर बॉडी के पार्ट में से पेन होने लगेगा, क्रैम्प्स आने लगेंगे, उसको कुछ याददाश्त उसकी थोड़ी वीक हो जाएगी, ये सब चीजें उसके सिम्टम्स में दिखने लगेंगे। तो वही एनीमिया जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह से क्या हो सकता है, जैसे कि यही बता है कि जैसे आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है तो किसकी वजह तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो हंगर रहता है, लेकिन वो फिर वो ऐसे पेपर, आइस, चौक, मिट्टी ऐसी चीजें खाने लगता है, और फिर उसको और ज्यादा उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है पेट के, और उसमें और ज्यादा आयरन की डिफिशिएंसी हो जाती है। और उसकी वजह से उसमें आयरन की डिफिशिएंसी उसका एक तो एनीमिया रहेगा, उसके जो नेल बेड्स रहते हैं मतलब कि अपने नाखून रहते हैं उसका कर्वेचर चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मली फ्लैट रहते हैं या तो उसका कर्वेचर होके कॉन्केव शेप हो जाएगा, और फिर उसको कॉइलोनोचिया ये जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं, जो अपर कर्वेचर ऑफ द नेल हो जाएगा। फिर बाद में उसको एंगल जो है अपने माउथ के जो एंगल्स रहते हैं वहां पे क्रैक्स दिखने लगेंगे। बाद में जो विटामिन जो B12 डिफिशिएंसी है उसकी वजह से भी वो जो नर्व्स जो है बॉडी में नर्व्स रहते हैं, तो नर्व्स का जो सेंसेशन वो लॉस हो सकते हैं, उसकी वजह से उसको टिंगलिंग, नमनेस, ऐसे चक्कर जैसे लगेगा, उसको जो सेंसेशन टच सेंसेशन वगैरह लॉस हो सकते हैं, उसको चालने में भी तकलीफ हो सकती है। और उसको फिर अलग अलग ब्रेन की भी बीमारी हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया टाइप हो सकता है। फिर तो वही कि साइंस वही कि उसके नाखून एकदम इजीली ब्रेक हो सकते हैं, स्पून से उसका ये हो सकता है। फिर टंग जो है, टंग के ऊपर पैपिले रहते हैं तो उसका भी वो जो है वो एट्रोफी मतलब उसका साइज कम हो जाएगा, वो ये चीजें हो सकती है। फिर बाद में जो उसके जो ये अपने हेयर है तो वो भी वो ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से वो भी इजीली झड़ने लगते हैं। फिर तो ये सब दिख यहाँ पे मैंने फोटो में दिख रहे हैं आपको कि जैसे आंखों में वो पैलर दिख रहे हैं, जैसे कि सबसे ऊपर दिख रहा है आंखों में ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो कॉर्निया हो गया, फिर उसके नीचे वो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है स्क्लेरा है, और उसके नीचे जो है पिंकिश व्हाइट जो है वो मैक्सिमम टाइम पे रेड रहता है, लेकिन यहाँ पे एकदम व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो उसकी वजह से उसको मतलब कि हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहाँ पे चेक किया जाता है, ये फिजिकली चेक करने की साइंस है। तो यहाँ पे दिख रहा है, फिर बाद में इसके टंग में जो पैपिला है उसकी एट्रोफी हो गई है। फिर वो यहाँ पे एक दिख रहा है कि जो इसके नेल बेड है उसका साइज चेंज हो गया है, एकदम स्पून शेप हो रहा है एकदम तो वो एक है। फिर बाद में दो हाथ का कंपेयर किया है कि एक में पूरा वाइट वाइट हाथ दिख रहा है और एक रेड हाथ दिख रहा है, तो वैसे फिजिकली अपने को दिखता है पेशेंट में। फिर वही कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे वगैरह बताया है। फिर उसको हार्ट की वजह से उसको पाल्पिटेशन लगेगा, चेस्ट पेन, छाती में दर्द होने लग सकता है, और आरबीसी जो है ज्यादा से ज्यादा नष्ट होने की वजह से ऐसा होता है कि स्प्लीन में उसका ज्यादा से ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट जमा हो जाएगा, और उसकी वजह से स्प्लीन का साइज बढ़ता है, और उसको फिर स्प्लिनोमेगाली बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे खास करके थैलेसीमिया एक जो है जे हेरिडिटरी रहता है, मतलब बचपन से ही माता पिता से आता है, एक और सिकल सेल रहता है, इसमें ऐसा होता है कि स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है, और ऐसी कंडीशन आती है कि उनमें फिर ऑपरेशन करके स्प्लेनेक्टोमी मतलब कि स्प्लीन निकालना पड़ता है, और फिर एंटीबायोटिक वगैरह या इम्यूनाइजेशन वगैरह उनको चालू करना पड़ता है कि इन्फेक्शन बार बार ना हो, इसके लिए। फिर बाद में आता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस में जो है हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन रहता है, फिर उसके अलग अलग आयरन के अब्सॉर्प्शन के लिए TIBC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी रहता है। बाद में सेरम फेरेटिन लेवल रहता है कि बॉडी में उसके लेवल कितना है फेरेटिन का, वो देखा जाता है। तो सेरम फेरेटिन लेवल की आयरन जो बॉडी में है वो बराबर एब्सॉर्ब नहीं हो रहा, कि उसके कुछ वैल्यू रहते हैं, अलग अलग चीज के अलग अलग वैल्यू रहते हैं, तो वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं वो देख के फिर उसकी जगह आयरन के लिए वो अलग देखता जाता है। विटामिन B12 के लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, विटामिन B12 अगर कम रहा तो विटामिन B12 के इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेशेंट को, और हीमोग्लोबिन रहा तो पेशेंट को
मतलब कि ट्रीटमेंट में पेशेंट को आयरन और फॉलिक एसिड के टैबलेट दिए जाते हैं और बाद में प्रिवेंटिव मेजर किया जाते हैं और एक एक्टिव मैनेजमेंट किया जाता है। प्रिवेंटिव में मतलब कि पेशेंट अगर स्टार्टिंग में दिख रहा है तो उसको प्रिवेंटिव ड्रग दिया जाता है जिससे कि आयरन और फॉलिक एसिड उसकी बॉडी में रहे। फिर डाइट प्लान किया जाता है और बाद में उसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि अभी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है जैसे तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर अपन ज्यादा से किसी किसी को ज्यादा चाय पीने की और या कॉफी वगैरह की बहुत आदत रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है खाने के तुरंत बाद अगर किसी ने चाय लिया या कॉफी वगैरह ले रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपने बॉडी में खाना खाया है तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता, आयरन वगैरह के बॉडी में एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है। उसकी वजह से वो मैक्सिमम पेशेंट उस टाइम पे एनीमिक रह सकता है, थिन रहता है और फिर वो बोलता है कि मैं मेरी बॉडी नहीं बढ़ रही है, मैं बहुत खाना खा रहा हूँ लेकिन क्योंकि उसको भूख भी नहीं लगती, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी, चाय लेता है तो उसको भूख भी उसकी धीरे-धीरे कम हो जाती है। फिर जो बॉडी में आयरन के एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। विटामिन सी उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, तो वो आयरन का एब्सॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा करता है। तो वो विटामिन सी हमको कहाँ-कहाँ से मिल सकता है? जितने भी जो ये है लेमन है, ऑरेंज है, आवड़ा, ये सब चीज़ों से ज़्यादा विटामिन सी मिलता है और वो आयरन का एब्सॉर्प्शन के लिए मदद करता है। फिर कुछ जर्मिनेटिंग और फर्मेंटेशन सीरियल्स और लेगुम्स है उनके वजह से आयरन ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है और जो रिड्यूसिंग द कंटेंट ऑफ फाइटस जो आयरन को अब्सॉर्प्शन में कम करने में मदद करते हुए सारे सब्सटेंस को कम कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एब्सॉर्ब हो जाता है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई और बेबी को डिलीवर हो गई मतलब कि मदर की डिलीवरी हो गई तो उसको 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली मतलब कि बेबी को 6 महीने सिर्फ मदर का ही दूध मिलना चाहिए क्योंकि मदर के दूध से उसको सब कुछ मिल सकता है जो है विटामिन से, मिनरल से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट सब चीज़ें उसको उधर से मिलता है। तो मैक्सिमम 6 मंथ्स उस पर पूरा डिपेंड होना चाहिए और 6 मंथ्स के बाद धीरे धीरे वो अदर फीडिंग चालू कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड दे सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने एक बताया है कि जो पेशेंट है उसको कैसे जैसे न्यू पेशेंट है तो उसको एनीमिया पहले तो क्या कारण है उसको वो वर्कअप करना चाहिए, उसके कारण ढूंढने चाहिए किसी भी चीज के एनीमिया के। फिर अगर जैसे उसको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो समझो आ गया पता चल गया है तो फिर उसके रीजन डी वार्मिंग या जो जैसे बोल डी वार्मिंग मतलब कि उसके वार्म इन्फेक्शन हुआ है, पेट का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको फिर अल्बेंडाजोल टैबलेट दिया जाता है बच्चों को। 6 मंथली टैबलेट दिए जाते हैं, प्रेगनेंसी में भी दिए जाते हैं जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह हुआ, वार्म का इन्फेक्शन हुआ कि पेट में के कीड़े हुए तो अल्बेंडाजोल टैबलेट 400 mg वो एक टाइम पे दिया जाता है, 6 मंथली दिया जाता है या अगर इन्फेक्शन हुआ तो वीकली दिया जाता है। तो फिर उसकी वजह से फिर ये जो इन्फेक्शन वो कम हो जाएगा और फिर से वो आयरन के एब्सॉर्प्शन में मदद हो जा सकती है। फिर टैब वो आयरन जो है एक ओरली दिया जाता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी दिया जाता है। तो ओरली आयरन अगर पेशेंट ज्यादा एनीमिक नहीं है तो उसको टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। अगर ज्यादा सीरियस है या तो या टॉलरेट नहीं कर रहा है ओरल, कभी कभी पेशेंट टॉलरेट भी नहीं करता है तो उसकी वजह से फिर आईवी के फॉर्म में भी इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन के टाइम पे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में मोस्टली दिया जाता है इंजेक्शन फॉर्म में आयरन। तो फिर बाद में उसके आयरन के स्टेटस हेमोग्लोबिन वगैरह मंथली मॉनिटर किया जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे मोस्टली। और कुछ टेस्ट किया जाता है जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट रहता है, फिर उसका वो मीन कार्पस का वॉल्यूम वगैरह चेक किए जाते हैं उसके। अगर आरबी से ज्यादा ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उसको वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट रहते हैं वो बढ़ते जाते हैं। और फिर आयरन के लिए सेरम में फेरेटिन लेवल और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ये सब चीजें चेक किए जाते हैं। बाद में जो है अभी मैनेजमेंट पार्ट जो है वही बताया कि एंटी हेलमिंथ थेरेपी मतलब कि पैरासाइट जो है एक हुकवाम जो है पैरासाइट है उसके लिए एंटी हेलमिंथ थेरेपी दिया जाता है 400 mg।
फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्बेंडाजोल नहीं दिया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि जो 12 वीक उसके वीक्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर ऐसा चीज है, क्योंकि वो बेबी की ग्रोइंग एज रहती है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहती है, तो उस टाइम पे नहीं दिया जाता है। फिर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब आफ्टर 12 वीक्स के बाद अल्बेंडाजोल टैबलेट दे सकते हैं। फिर आयरन अब्सॉर्प्शन कौन कौन सी चीजों से कम भी हो सकता है वो बताया है कि जैसे एंटासिड्स है, जैसे वही एनसेड्स वगैरह बोल सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये सब चीजें भी इनहिबिट करते हैं आयरन के अब्सॉर्प्शन के लिए हैं। तो इसलिए टाइम गैप होना चाहिए, ये सब खाने के तुरंत बाद मतलब कुछ भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा टाइम ड्यूरेशन के बाद ही मेडिकेशन चालू लेना चाहिए। बाद में ऐसा है कि आयरन आयरन की वजह से आयरन की जो प्रिपरेशन है वो इंजेक्टेबल और ओरल फॉर्म में रहते हैं। फिर बेनिफिट्स ऑफ आयरन थेरेपी क्या हो सकता है कि जैसे कि चिल्ड्रन में ये हो सकता है कि अगर आयरन और विटामिन वगैरह प्रॉपर दिया है, तो उसकी वजह से उसके बिहेवियर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, मतलब कि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से हो सकती है, और बच्चा अच्छे से खेलने लगता है। एडोलेसेंट एज में भी वैसा है कि उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छे से होता है, अच्छे से वो सोशल एक्टिव रहता है। प्रेगनेंसी में और ये जो इन्फेंट में है, प्रेगनेंसी में खास करके जो ऐसा चीज रहती कि अगर पेशेंट एनीमिक रहा तो उसमें बेबी जो लो बर्थ वेट हो सकता है, पीटम हो सकता है। पीटम मतलब कि जल्दी प्रेगनेंसी होना, 9 महीने पूरे नहीं हुए और उसके पहले डिलीवर हो जाती है अगर मदर एनीमिक रही तो ये सब चीजें के लिए उसको मंथली मदर को हॉस्पिटल में विजिट करना रहता है। और अगर जैसे रूरल एरिया रहता है, जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं, तो गांव में एक आशा वर्कर रहती है, तो आशा वर्कर हर एक घर में जाके रहती है, आंगनवाड़ी रहती है, तो आंगनवाड़ी में फीमेल आती, प्रेग्नेंट फीमेल आती है और उसका चेकअप किया जाता है। फिर अगर कुछ रहा कॉम्प्लिकेशन या कुछ एनीमिक रहा तो वो उसको फिर बड़े लेवल हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। क्योंकि मदर को भी, अगर मदर एनीमिक है तो बेबी को भी एनीमिया हो सकता है, और मदर दोनों भी लो बर्थ, मतलब लो बर्थ की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस मदर और दोनों में बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीजें रहती है। और फिर क्या होता है कि अपने को एक्सरसाइज में भी ऑक्सीजन की और डाइट की इम्पोर्टेंट जरूरत रहती है। तो ये सब चीजें हो गया एनीमिया के बारे में। और कुछ ड्रग डोजेस रहते हैं अलग अलग, मतलब प्रेगनेंसी में अलग डोज रहते हैं, अडल्ट में अलग डोज रहते हैं, और न्यूबॉर्न में भी आयरन और फॉलिक एसिड के अलग अलग डोज रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सब चीजें हो गई एनीमिया के बारे में। तो थैंक यू सो मच, मुझे बोलने के लिए, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सुमित जी। तो बहुत ही नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपने दी हमने ऑन द अनीमिया के ऊपर। तो आपको ये क्या सुमित सर का सेशन कैसे लगा, आप कमेंट सेक्शन में पोल करके बता सकते हैं। उसके बाद आगे मैं सेशन के आगे मूव करता हूँ, और नेक्स्ट एक्सपर्ट को हम मैं इनवाइट करूंगा। तो उससे पहले थोड़ा